कल हम लोगों ने एक्टिव पैसिव के जो बेसिक्स थे उनको समझा और ये भी जाना कि किनके पैसिव बनते हैं और किनके पैसिव नहीं बनते, है ना। अब बारी जो है पहले जो बेसिक टेंस की बात है उसको हम लोग देख लें, तो फिर इसके जो स्पेसिफिक रूल्स हैं, जो और भी बातें उनकी बात करेंगे। तो अमन मालवीय खुश रहिए। आइए जरा हम लोग पैसिव्स को जो बनाते हैं, तो आप हम लोग उस पे टाइम खोटा नहीं करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट अलग अलग देखने के बजाय बेसिक जो है एक स्ट्रक्चर हम लोग बना लेते हैं, ठीक। और फिर उनको अलग अलग हम उनके इंटरोगेटिव्स कैसे बनेंगे, उनके नेगेटिव्स कैसे बनेंगे, ये हम लोग बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर मैं एक वर्ब ले लूं कीप, ठीक है, एक वर्ब से शुरू करते हैं। कीप एक वर्ब ले लूं मैं, वर्ब है कीप। अब इस कीप वर्ब को हमें पैसिव में रखना है। तो पैसिव का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है, ये टेंस पर आधारित होता है। तो मान लीजिए अगर मैं कीप को सिंपल प्रेजेंट में रखूं, समझिएगा बात को, अगर सिंपल प्रेजेंट में इस कीप का पैसिव बनाओगे तो क्या बनेगा, या तो इज, या तो आर ना, या तो एम, उसके बाद केप्ट, हो गया पैसिव। कल जो मैं आपसे पूछ रहा था, इस कीप वर्ब का पैसिव अगर बनाना हो तो पैसिव का मतलब क्या हम लोगों ने कल तय किया था कि वर्ब बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, दैट इज पैसिव। तो सिंपल प्रेजेंट में अगर कीप वर्ब को हम पैसिव में रखना चाहेंगे तो क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट में बी वर्ब के तीन ही फॉर्म आते हैं, या तो इज, या तो एम, या तो आर। तो हम इज एम आर को रखेंगे, उसके बाद केप्ट को रख देंगे, ठीक है। अच्छा, अगर हम सिंपल पास्ट में रखें किसी वर्ब को पैसिव में, तो इज और एम दोनों का पास्ट क्या हो जाता है, वॉज, और आर का पास्ट क्या हो जाएगा, वर, इसके बाद पास्ट पार्टिसिपल केप्ट। आई होप कि मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं वो बात आप तक पहुंच रही है। मैंने ये कहा कि वो बचपन वाला कि पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के या सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्यों का पैसिव बनना सीखना, फिर पास्ट का सीखना, फिर फ्यूचर का सीखना, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। और आप बड़े हो गए हैं, इतनी आपको पता है ना। तो मैं इकट्ठे आपको जो है, खुश रहिए संचित बाबू, आइए इकट्ठे मैं ये कह रहा हूं कि एक वर्ब ले लिया जाए कीप और कहा जाए कि इस कीप क्रिया को पैसिव में एक्सप्रेस करिए। तो कल के डिस्कशन में बात ये आई कि पैसिव का मतलब है बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म, और ये भी बात आई कि जो बी वर्ब है ये टेंस के अनुसार कभी इज, कभी एम, कभी आर, कभी वाज, कभी वर, कभी बिन, कभी बीइंग के रूप में आती है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम पूरे एक ग्लैंस में टेंस को देखना चाहें तो इस एक वर्ब से देख रहे हैं कि अगर ये कीप से सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगी तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा, इज आर एम केप्ट। अगर सिंपल पास्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा, वाज वर केप्ट। समझ में आ रही बात ना। हम इसी को सेंटेंस में कन्वर्ट कर लेंगे आगे चल के। अगर मान लीजिए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आ जाए, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इसका पैसिव कैसे बनेगा, तो इज अथवा आर अथवा एम, इसके बाद आपको पता है हम लगा देते हैं बीइंग। जैसे ही कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात होगी तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या आता है, बीइंग पहले आता है। तो इज आर एम बीइंग केप्ट, ये देखिएगा ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव ऐसे बनता है। अगर ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या करेंगे हम, was
अथवा वर, ये बेसिक स्ट्रक्चर बता रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए और रखे रहिएगा। फिर देखिएगा कैसे आप इजीली एक पन्ने के रूल से सारे टेंस वाले पैसिव बना लेंगे। वाज, वर, इसके बाद बीइंग, केप्ट। ठीक है। अब अगर मान लो ये प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या करेंगे, पहले से वहां हैज हैव होगा, तो हम हैव अथवा हैज, इसके बाद अपनी ओर से जोड़ेंगे बिन। हैज हैव, उसके बाद बिन, उसके बाद केप्ट। तो परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव बन गया। ठीक है। अच्छा, आप लोग जुड़ जाते हैं, पढ़ने लगते हैं, ठीक है। यहाँ जितने लोग मुझे दिख रहे हैं जुड़े हुए, उन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है। अच्छा, और क्या लेता हूं मैं आपसे, तो आप लोग मतलब एक ही बात रोज कहना पड़ता है, मुझे भी अजीब लगता है। चलिए आपकी मर्जी है। आप देखें जरा इधर, अगर ये पास्ट परफेक्ट हो जाए, अच्छा यहां पर मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लिखा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस लिखा है, फ्यूचर की बात हम लोग अभी अलग से करेंगे, पहले इतना लिखते चलिए। तो अगर पास्ट परफेक्ट का वाक्य होगा, तो फिर पास्ट परफेक्ट में आप क्या करोगे, यहाँ पे हैड लेके आओगे, उसके बाद बिन लेके आओगे, उसके बाद वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल। ये पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है पैसिव का। ठीक है। अगर हम यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें, तो आपको पता है कि उसका पैसिव नहीं बनता है। हम 8 ही तो कल तय किए थे ना। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं बनेगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं बनेगा, हाँ सिंपल फ्यूचर का बनेगा। ठीक है। तो सिंपल फ्यूचर जब होगा, तो उसमें क्या आएगा, पहले से वहां पर विल अथवा शैल मौजूद होगी, आप अपनी ओर से उसमें जोड़ दीजिए बी, उसके बाद केप्ट। ये फ्यूचर सिंपल का पैसिव हो गया। ठीक है। खुश रहो प्रीति, राखी, आईमेन। देखो, अच्छा सिंपल फ्यूचर का, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता, आपको पता है, फ्यूचर परफेक्ट का बनेगा। तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है बच्चा लोग, यहां पे पहले से विल अथवा शैल हैव मौजूद होगा, आप अपनी ओर से जोड़ेंगे बिन और उसके बाद केप्ट, बन गया फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव। ठीक है। तो ये जो 8 टेंसेज आपने कल देखा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 की 8 टेंसेज का पैसिव बनता है। तो मैंने 8 टेंस के पैसिव बनाने के क्या तरीके हैं वो आपके सामने रख दिया, सिर्फ एक वर्ब के भरोसे, कीप ना, कि प्रेजेंट अगर वो सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस होगा तो उसका पैसिव बनाने के लिए हम सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का प्रयोग करेंगे, फिर पास्ट पार्टिसिपल रख देंगे। और कल यही तो बात हुई थी ना कि बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल मतलब पैसिव। ठीक। सिंपल पास्ट में होगा तो हम वाज वर लेके आएंगे, केप्ट रख देंगे। अगर कॉन्टिन्यूअस में होगा तो इज आर एम वहां पहले से मौजूद होगा, बीइंग जोड़ने का, रख देने का। पास्ट में होगा तो वाज वर पहले से मौजूद होगा, बीइंग जोड़िए, रख दीजिए। अगर हैव हैज है होगा तो पहले से होगा, आपको क्या करना है, बिन जोड़ना है और रख देना है। ठीक है, समझ में आ रही बात। और इसी तरह से सबका जो है, अब इसमें क्या है कि कुछ आपको और भी सेंटेंसेस मिलेंगे जिनका पैसिव आपको बनाना है। वो कैसे, ये आपने आई होप कि नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, जो भी करना हो जैसे कर लीजिएगा। मैं अगले पेज पे चलता हूं। ठीक है। अब देखिए जरा, अब अगर आपका सेंटेंस कंडीशनल हो,
CONDITIONA, कंडीशनल, है ना। तो कंडीशनल सेंटेंसेस का पैसिव क्या हो? तो कंडीशनल सेंटेंस का मतलब क्या है कि वहां पर वुड लगा रहेगा, जिनमें वुड लगा होता है उन्हें क्या कहते हैं? कंडीशनल कहते हैं, ठीक है। तो कंडीशनल में आप एक्टिव में वुड कीप होगा तो आप क्या करोगे? आप वुड लेके आओगे, वुड होगा, वहां पे आप अपने उसका लिखोगे बी और उसके बाद से केप्ट, वुड बी केप्ट, कंडीशनल पैसिव हो गया, ठीक है। अगर वो परफेक्ट कंडीशनल होगा, परफेक्ट कंडीशनल देखिएगा जरा, ये पूरी लिस्ट पहले बना लो। परफेक्ट कंडीशनल, तो परफेक्ट कंडीशनल में यहां पे क्या आएगा? वुड आएगा, वुड के बाद हैव आएगा, इसमें आप अपने से क्या जोड़ दोगे? बिन, उसके बाद केप्ट, वुड हैव बीन केप्ट, ये परफेक्ट कंडीशनल का पैसिव है। वुड बी केप्ट, ये कंडीशनल का पैसिव, आप समझ रहे हैं। कंडीशनल सेंटेंसेज में वुड का, वुड हैव का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है ना, ठीक है। जरा फटाफट नोट करते चलिए। अब मान लो आपको दे दे, ये ठीक से लिखते चलिएगा, प्रेजेंट इंफिनिटिव आ जाए, पहले खाचा बना लो फिर अलग अलग देखेंगे। प्रेजेंट इंफिनिटिव, तो प्रेजेंट इंफिनिटिव में क्या होगा? टू प्लस वर्ब होगा, जैसे उदाहरण के लिए कि टू कीप लिखा होगा वहां पे, तो वहां पे पैसिव कैसे बनाओगे? टू आएगा, इसके बाद अपनी ओर से बी लेके आओगे, इसके बाद टू बी केप्ट, ये पैसिव है किसका? प्रेजेंट इंफिनिटिव का। ये पैसिव है किसका? परफेक्ट कंडीशनल का। अरे भाई आप सेंटेंस याद करो, इफ ही हैड प्लेड वेल ही वुड हैव वन, ये जो वुड हैव आया ये क्या है? कंडीशनल परफेक्ट हुआ ना। हैड गॉन परफेक्ट है, वुड हैव गॉन, वुड हैव डन, वो कंडीशनल परफेक्ट है। और वुड गो, वुड प्ले, ये कंडीशनल पास्ट है। जब आप वुड का प्रयोग करके सेंटेंसेस को लिखते हैं तो कंडीशनल पास्ट होता है, क्योंकि वहां जो वुड आता है वो किसी न किसी कंडीशन की ओर इशारा करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक। और क्या होगा? तो कभी कभी परफेक्ट इंफिनिटिव आएगा, उसका भी पैसिव आप वहां कहेगा। ये जो परफेक्ट इंफिनिटिव आएगा, परफेक्ट इंफिनिटिव, ठीक है, इस परफेक्ट इंफिनिटिव का पैसिव बनेगा। अब परफेक्ट इंफिनिटिव है क्या? ये देखो, टू आता है, उसके बाद हैव आता है, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल आती है। तो मान लो लिखा हो टू हैव केप्ट, टू हैव केप्ट, ये एक्टिव है, ये एक्टिव है ना। इसको पैसिव क्या कहोगे? टू हैव बिन केप्ट, हो गया पैसिव। अभी क्या बन गया? पैसिव। सुन रहे हैं आप? ये एक्टिव का परफेक्ट इंफिनिटिव है, ये पैसिव का परफेक्ट इंफिनिटिव है। जैसे यही मान लो टू बी केप्ट, ये पैसिव है, इसका एक्टिव रूप कैसा रहा होगा? टू कीप, ये जो टू कीप है ये एक्टिव है, और टू बी केप्ट पैसिव है। अभी मैं पैसिव बनाना आपको नहीं सिखा रहा हूं, पहले जो भी साथी जुड़े हैं बात को समझ जाएं, मैं आपको पैसिव बनाना भी नहीं सिखा रहा हूं। अभी मैं ये बता रहा हूं कि पैसिव को बनाने का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हम बॉब्स का पैसिव बनाते हैं। तो बॉब या तो सिंपल प्रेजेंट में होगी, या तो सिंपल पास्ट में होगी, या तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में होगी, या तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में होगी, या तो फ्यूचर सिंपल में होगी, या तो फ्यूचर परफेक्ट में होगी, या तो कंडीशनल परफेक्ट में होगी, या तो कंडीशनल में होगी, या तो आप उसको, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंफिनिटिव में होगी। तो कैसे आप लिखोगे? आप जब कहते हो, यहां पे देखिए, जब आपने कहा टू कीप, टू प्ले, टू रीड, तो ये क्या है? एक्टिव इंफिनिटिव है। अब मैं कहूं टू बी प्लेड,
टू बी केप्ट, टू बी रेड, अभी क्या, टू बी सीन, टू बी कुक्ड, अभी क्या हो गया, पैसिव इंफिनिटिव हो गया। तो और यहां पर चूंकि केवल टू अकेले आया है तो ये प्रेजेंट इंफिनिटिव है कि नहीं है। तो प्रेजेंट इंफिनिटिव को पैसिव में बदलने को कोई कहे तो कुछ नहीं करना है, टू के बाद बी को रख देना है। जैसे ही बी को लेके आओगे तो बी के बाद जो वर्ब है वो अपने बेस फॉर्म में रह ही नहीं सकती, वो चली जाएगी केप्ट में। तो आप जब टू बी केप्ट कहते हैं तो ये पैसिव इंफिनिटिव है, आप जब टू बी कीपिंग कहते हैं तो ये कॉन्टिन्यूअस इंफिनिटिव है ना। उसी तरह से देखो ये परफेक्ट इंफिनिटिव है, तो परफेक्ट इंफिनिटिव में क्या होगा कि यहां पर टू के पहले हैव आएगा और तब वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आएगी। तो ये एक्टिव में टू हैव केप्ट, टू हैव रेड, टू हैव प्लेड, टू हैव सीन, एक्टिव परफेक्ट इंफिनिटिव है। अब जब इसको पैसिव में लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, टू हैव बीन सीन, टू हैव बीन प्लेड, टू हैव बीन केप्ट, टू हैव बीन रेड, क्या हो गया जी, पैसिव परफेक्ट इंफिनिटिव। ठीक है, उसी तरह से वुड हैव बीन ना, इसका एक्टिव क्या होगा कि वुड हैव केप्ट, वुड हैव केप्ट एक्टिव, पैसिव क्या हो जाएगा, वुड हैव बीन केप्ट। तो मैं आशा करता हूं, ठीक, जो लोग भी जुड़े हैं बाद में सबका स्वागत है, अंजलि, निधि, मोहित, रुद्र, ठीक है। चलिए तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। आप बिना कोई रूल लिखे किसी भी एक वर्ब को लीजिए और उसके हर टेंस के अनुसार पैसिव सोच लीजिए। जैसे मान लीजिए कीप पर मैंने आपको समझाया है ना, जो लोग बाद में आए हैं तो थोड़ा सा मैं पीछे लेके जाता हूं। पहले मैंने इसको बनाया, देख लीजिए, पहले ये बनाया था सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट ना, मैंने एक वर्ब कीप लिया है उसी का पैसिव बना रहे हैं। तो जो लोग बाद में आए हैं इसको स्क्रीनशॉट ले लें, नोट करने का टाइम नहीं है, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। सिंपल प्रेजेंट मतलब इज एम आर केप्ट, सिंपल प्रेजेंट का पैसिव है ना। कीप का पास्ट ना वाज वर, तो आप मैं टेंस के अनुसार कि सिंपल प्रेजेंट में कीप को पैसिव में रखोगे तो ऐसे रखोगे, पास्ट में ऐसे रखोगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इसका थोबड़ा ऐसा होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ऐसा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में ऐसा होगा, पास्ट परफेक्ट में ऐसा होगा। ये देखिए तो वही जो कल मैं कह रहा था कि बी, बीइंग, बिन, इज, एम, आर, वॉज, वर, यही वो हथियार हैं जिनसे हम पैसिव बनाते हैं। अब कब बिन आएगा, कब बीइंग आएगा, कब बी आएगा, कब इज, एम, आर, वाज, वर आएगा, इसका फैसला टेंस करेगा। विल डिसाइडेड बाय द टेंस ऑफ द सेंटेंस और द टेंस ऑफ द वर्ब ऑफ दैट सेंटेंस। ठीक है, तो इसी बिना पर चलिए हम लोग अब थोड़ा सा टेंस वाइज उस सेंटेंसेस को देखते हैं, है ना। देखना जरा, तो ये मैं हटा ले रहा हूं, आप अब तक बाद वाले स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, बाद में नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब जैसे मान लीजिए कल का पूरा ढांचा आपको याद होगा। अब किसी ने सेंटेंस दे दिया, ठीक है, कि दे कीप द, मैंने चूंकि कीप से उदाहरण देता, पहले मैं कीप से करता हूं कि दे कीप द हॉर्सेस हियर। फटाफट अब आपको करना है ना, लर्निंग बाय डूइंग, जल्दी जल्दी अपने आंसर्स इस सेंटेंस का पैसिव फटाक से भेजिए स्क्रीन पे। दे कीप द हॉर्सेस हियर, पहले बता दो कि ये सेंटेंस किस टेंस में है। नेचुरली सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जिसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हो। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, इसका जल्दी से पैसिव मुझे स्क्रीन पे क्विकली आंसर्स फ्लैश करने चाहिए ताकि आप मेरी बात समझ गए हैं। ठीक है, जल्दी। दे कीप द हॉर्सेस हियर, इसका पैसिव बनाइए क्विकली।
स्टार्ट टाइपिंग। अब ये किसी ने कुछ लिखा? नहीं देंगे आंसर? अच्छा, कल मैंने आपसे एक बात कही थी कि आपके दिमाग में वो जो है कि बाई देम बाई हिम आएगा तभी पैसिव होगा। अब इस सेंटेंसेस में अब देखो जरा, ये कीप वर्ब आई है, बता रही है कि मैं, हाँ, द हॉर्सेज आर केप्ट हियर। वेरी गुड अभय सोनी, द हॉर्सेज आर केप्ट हियर, गुड। अब यहां पर देखिए, अब चूंकि दे सब्जेक्ट के रूप में आया है, इससे डिफाइन नहीं हो रहा है कि वो दे कौन लोग हैं, है ना। और जब सब्जेक्ट्स ये ना बताएं कि पर्टिकुलर किसकी बात हो रही है, तो अमूमन हम क्या करते हैं, उनको विदा कर देते हैं। वेरी गुड राखी एंड अभय। देखो, तो आप लेके आओ ये, इसको इधर लेके आएंगे ना, क्या होगा, द हॉर्सेस। अब चूंकि हॉर्स प्लूरल है इसलिए आर आएगा, और उसके बाद कीप का केप्ट, उसके बाद हियर, हो गया पैसे। अब ये बाय देम आपकी चॉइस पर है। अगर आपके एग्जाम में ससुरा वो बाय देम बाय हिम लिखने को एकदम रिजिड ही है तो देख लेना, आप भी लिख देना। लेकिन बाय देम, हाँ दीपेंद्र सोनी कह रहे हैं, ये जो बाय देम है ना, ये इस सेंटेंस की खूबसूरती को बिगाड़ रहा है, क्योंकि एक जेनरिक बात है कि घोड़े यहीं रखे जाते हैं, ठीक है, लेकिन आप चाहें तो, इसलिए मैंने उसको ब्रैकेट में रख दिया है। और आप देखोगे ना, जो भी स्टैंडर्ड बुक पाओगे तो वहां बाय प्लस एजेंट को अक्सर ब्रैकेट में रख दिया जाता है। इट मीन्स इट्स योर चॉइस, आप चाहें तो रख भी सकते हैं, चाहें तो हटा भी सकते हैं, जहां एकदम नेसेसरी लगे वहां रख दीजिए, अदरवाइज उसको गायब भी कर दिए तो ठीक है। चलिए, द हॉर्सेज आर केप्ट हियर बाय देम। हाँ, लेकिन ये हमारे दोनों एसएससी वाले बच्चों ने एकदम बैंग ऑन आंसर दिया कि द हॉर्सेज आर केप्ट हियर। हाँ, और ये नकल करके कुछ लोग लिख रहे हैं, देख देख के आंसर नकली आके। चलिए आते हैं। अब मान लो, अब इसी के तर्ज पे चलिएगा। अब मैं कि अब ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो गए, अब इनका नेगेटिव बनाना हो। नेगेटिव अब किसी ने दे दिया कि ही डज नॉट कीप, ठीक है, द बुक्स इन द कबर्ड। ये सी यू है, ही डज नॉट कीप द बुक्स इन द कबर्ड। फटाफट एकदम क्विक, आप कह रहे कि प्रैक्टिस, तो मैंने ये सोचा कि 2 in 1 करते हैं। मैं रूल्स पढ़ाता चलूंगा, आपको बेसिक बात बता दिया, कल बेसिक बताया कि सब्जेक्ट को ले आते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की ओर लेके आते हैं ना, सब्जेक्ट को एजेंट बना देते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि टेंस का ध्यान रखना है कि प्रेजेंट सिंपल में अगर वाक्य है तो या तो इज आएगा, या तो आर आएगा, या तो वॉज आएगा, फिर वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल आएगी, बाकी चीजें आपके ऊपर दान कर सकते हैं। तो चलें जरा, he does not keep the books in the cupboard। वह किताबें अलमीरा में नहीं रखता, मतलब अलमारी में नहीं रखता। चुने जल्दी से, थोड़ा क्विक टाइप करें, क्योंकि लाइव क्लास है, मैं चाहता हूं कि क्लास रिकॉर्ड होकर यही चला जाए, मैं इसी को अपलोड कर दूं, तो थोड़ा सा बाद में लोग देखें तो उनको बोरिंग ना लगे, अच्छा लगे, है ना, इसके जरूरी है। दिव्यांश कर रहे हैं, द बुक्स आर नॉट केप्ट इन द कबर्ड, है ना। अब यहां पर बाय हिम लिखना पड़ेगा दिव्यांश, यस संचित, बाय हिम लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा, और ब्रैकेट में नहीं, एग्जैक्टली लिखना पड़ेगा, क्योंकि किताबें अलमारी में रखी जाती हैं, इसमें कहां संदेह है। किताबों का अलमीरा से, अलमारी से गहरा संबंध है ना। कपड़े भी रखे जाते हैं, किताबें भी, वह नहीं रखता। अब देखो, यही मैं कल कहने की कोशिश कर रहा था कि ये जो बाय प्लस एजेंट है ना,
ये आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करेगा। अब वे लोग घोड़े यहां रखते हैं तो घोड़े यहीं रखे जाते हैं, अस्तबल है रखे जाते हैं, लेकिन वह किताबें कवर्ड में नहीं रखता। मतलब ये उसकी बात हो रही है कि उसे कवर्ड में किताबें रखना पसंद नहीं है। बहुत लोगों को पसंद हो भी सकता है, ठीक है। द बुक्स आर नॉट केप्ट इन द कवर्ड। हाँ, अब यहां बाय हिम जोड़ लीजिए, बिल्कुल ठीक है, इसे तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं ना। तब करना क्या भाई, अब चूंकि यहां नॉट आया है और बी वर्ब चाहिए, इसको उठाइए यहां ले आइए, पहले लिख दीजिए द बुक्स। और एक बार जो मेरे एसएससी वाले बच्चे हैं जिनके लिए ये क्लास में ले रहा हूं, प्लीज मुझे इंटीमेट कर दें कि आपको समझ में आ रहा है ना, मतलब मैं ठीक चल रहा हूं ना, मामला भारी भरकम तो नहीं लग रहा है, क्योंकि आप सब लोग इंटरमीडिएट कम से कम पास हो और एक्टिव पैसिव नरेशन को दर्जनों बार पढ़ा है बहुत बोरिंग तरीके से। मैं थोड़ा इसको इंटरेस्टिंग और क्या कहते हैं चैलेंजिंग बना रहा हूं, मतलब आपको भी इसमें शामिल कर रहा हूं कि आप भी मेरे साथ शामिल, में एक तरफा नहीं चल रहा हूं। तो जरा आप बता देना कि आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, कोई समस्या नहीं है। सम टाइम नेसेसरी, हाँ कोई बात है। जहां पे ये बताना हो कि किसने किया वहां तो एजेंट को रखेंगे ही रखेंगे, जहां जरूरी नहीं है वहां रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए देखें जरा, द बुक्स, अब बुक्स आ गया ना, सिंपल प्रेजेंट है ना जी। तो सिंपल प्रेजेंट में हम क्या करेंगे, या तो इज या तो एम या तो आर। बुक्स के लिए क्या लेके आओगे, आर, तो यहां पे रख दीजिए आर। इसके बाद अब नेगेटिव है तो नॉट को भी रख दीजिए। अब उसके बाद बाकी चीजें वैसे ही चलेंगी। कीप का पास्ट क्या हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल केप्ट ना, हियर बाय हिम, ठीक है। हियर नहीं, कवर्ड ना, इन द कवर्ड, देखिए गलती हो रही है, पूरा सेंटेंस लिखो, आर नॉट केप्ट इन द कवर्ड, CUPBOARD। इसको कप बोर्ड मत पढ़िएगा, इट्स कवर्ड ना, बाय हिम। चलो भैया, सिंपल प्रेजेंट के नेगेटिव भी बनाना आप सीख गए ना। अब देखो जरा, हटाऊं, आप लोग अगर मान लो कि देर होती हो तो फटाफट जो है क्या कहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाद में नोट कर लिया करना, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे मैं भी इसीलिए डिलीट नहीं कर रहा हूं, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं ताकि आपको कुछ छूटे तो आप मैसेज करके मैं बैक जाके फिर से आपको दिखा सकता हूं, ठीक है। अब देखना जरा, अब अफर्मेटिव नेगेटिव तो आप बना लोगे, इंटरोगेटिव की ओर चलते हैं। अब इंटरोगेटिव में क्या होगा कि आ जाए कि डू द बॉयज प्ले चेस एवरी डे। अब देखिए जरा, डू द बॉयज प्ले चेस एवरी डे, ठीक। अब प्रश्नवाचक वाक्य, अब जाहिर सी बात है कि प्रश्नवाचक वाक्यों में क्या होता है साहब, तो पहले ऑक्सिलरी वर्ब आती है ना। अब आपको पहले यह तय करना कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, इसमें ऑब्जेक्ट कौन है। तो सब्जेक्ट कौन है, द बॉयज, ऑब्जेक्ट कौन है, चेस, ठीक। तो फिर करेंगे क्या हम, एक मैं कर दे रहा हूं फिर नेक्स्ट आपसे पूछूंगा। तो पहले आप चेस को इधर लेके चले आइए, सॉरी, देखिए, तो पहले आप क्या करेंगे, चेस को इधर लेके आएंगे, ले आइए। और जब चेस को इधर ले आए तो मुझे बताइए चेस के साथ इज का प्रयोग, आर का प्रयोग कि एम का प्रयोग, नेचुरली इज का प्रयोग, इसलिए यहां पे क्या रख देंगे, इज। तो इज चेस। अब इसका पास्ट पार्टिसिपल क्या हो जाएगा, प्लेड ना, बाय
द बॉयज। अब यहां देखो, अब यहां पर अगर अभी जो मैंने कहा कि एजेंट को रखने वाली मर्जी, यहां अगर एजेंट को हटा दिया जाए तो सोचो क्या होगा, पूरा सेंटेंस निरर्थक। इज चेस प्लेड, क्या शतरंज खेला जाता है? अब ये प्रश्न है तो पैसिव में, लेकिन आप पूछ रहे हैं कि खेल है कि नहीं है। लेकिन सेंटेंस क्या कह रहा है कि क्या बच्चों के द्वारा रोज शतरंज खेला जाता है? बच्चे रोज खेलते हैं, इसलिए अब यहां पर एजेंट को रखना मस्ट है। इज दैट क्लियर? इज चेस प्लेड बाय द बॉयज एवरी डे, निधि बर्णवाल। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात ना। क्या जाएगा? प्लेड बाय द बॉयज एवरी डे। शाबाश, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, ठीक है ना। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्यों को आप आसानी से एक्टिव से पैसिव में, चाहे वो अफर्मेटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे इंटरोगेटिव हो, उसमें बदल सकते। प्रॉब्लम कहां आएगी? अच्छा, मैं चाहता हूं कि वो प्रॉब्लम को यही हम लोग डिस्कस कर लें सिंपल प्रेजेंट में ही, ताकि जब मैं सिंपल पास्ट, परफेक्ट आदि के वाक्यों को रखूं, आप समझ रहे हैं, मैं रूल्स नहीं लिखाने वाला हूं। ये तो आप समझ में आ गया है ना। मेरे एसएससी वाले बच्चे भी ये जान लें, और ये रूल्स लिखाने का कोई मतलब भी नहीं है। बेसिक्स आप समझ लीजिए, और जितने टेंस वाले वाक्य हैं आप पहले ऑब्जेक्टिव मत करिएगा, किसी एसएससी या किसी अपनी टीजीटी पीएचडी वाली बुक को मत उठाइए। पहले आप एक बेसिक किताब जो एक्सलेंट या न्यू लाइट वगैरह जो आती थी पहले, इंटरमीडिएट में यूपी बोर्ड में चलती थी, वो ले लीजिए। तो कोई भी किसी भी छोटी क्लास की बच्चे की पुस्तक ले लो जहां पर एक्टिव पैसिव करने को दिया गया हो, तो पहले लिख लिख के करिए, पहले सिद्धस्त होइए। फिर जब आप जाओगे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ना, तो आप खुद ही ऑप्शंस बना के बैठे रहोगे। क्वेश्चन आएगा, आपको पता है कि यही वाला ऑप्शन होगा। बहुत आसान हो जाता है, हो जाती हैं चीजें, है ना। तो यहां पर पहले हम लोग, यहीं पर मैं सोचता हूं कि WH इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंसेस को करके और हम लोग दुरुस्त कर लें, ताकि बाद के टेंसेज में फिर मुझे WH वाले सब सेंटेंसेस को एक्सप्लेन न करना पड़े। सीधे मैं क्वेश्चंस रखूं, आप आंसर दें, और मैं रूल्स लिखाने के बजाय स्ट्रक्चर बता के ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछ पूछ के इसको पढ़ाना चाहता हूं। तो मेरे कुछ लोगों को तो बहुत मजा आ रहा होगा, लेकिन मेरे जो एसएससी वाले बच्चे यहां जुड़े हुए हैं, उनसे मैं पूछना चाह रहा हूं, ये टेक्निक मेरी ठीक है कि आप वही पुरानी तरीके से कि जब कर्ता ऐसा हो, जब क्रिया वैसी हो, वो थन्ना बनाया जाए? बेसिक आपको बता दिए थे कल, आप बेसिक समझ गए कैसे बनेगा। अब मैं चाह रहा हूं कि मैं सेंटेंसेस रखते जाऊं, आप वहां से अपने आंसर्स देते जाएं। सही हो तो मैं शाबाशी देता जाऊं, गलत हो तो मैं करेक्ट करता जाऊं। और रूल्स, यही रूल्स हैं, सेंटेंस को देखते जाइए, रूल्स बनाते जाइए। वो लिखना, लिख लिख के पोथन्ना बनाना, मुझे लगता है कि वो उसके लिए आपके पास बुक होंगी, आप देख सकते हैं, बुक की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो पहले ये बताएं ना, उत्थान के विद्यार्थी, आप सब उत्थान के ही विद्यार्थी हो, लेकिन जो इस समय ऑफलाइन मेरे उत्थान के विद्यार्थी हैं, जो नई बैच आई है 4 बजे से, उसमें भी 4-5 लोग जुड़े हैं, उनसे कि ये तकनीक बिल्कुल स्टाइल ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अरे वो लोग, बाकी लोग भी बता सकते हैं, और लोग भी जो जुड़े हैं उनको भी तो तकलीफ हो सकती है कि आपका, आपकी स्टाइल कठिन है या जटिल है, आसान करिए। मुझे लगता है कि बहुत आसान स्टाइल मैंने पकड़ी है। एकदम एग्जाम्पल देखते जाओ और साथ में प्रैक्टिस भी करते जाओ। तो फटाक से मुझे बता दो जरा कि ठीक है ना। हाँ चलो, प्रीति करें यस, दीपेंद्र करें यस, और लोग भी बोल लें, मोहित। ठीक है ठीक है ठीक है, मजा आ रहा है, बढ़िया बात है, ठीक। चलो, हाँ बाकी जो सीनियर गाइज हैं वो भी अपनी राय रख सकते हैं। हाँ हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है ना, फटाफट क्वेश्चन करने का। चलिए आइए, तो यहां तक तो कहानी ठीक है साहब, यहां तक कहानी ठीक है। एक और सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि डज मोहन, ठीक है, टीच यू इंग्लिश। जरा एक और कर लीजिए, फटाक से करिए तो।
हाँ, जल्दी से इसको चेंज कर दीजिए। डज मोहन टीच यू इंग्लिश? फट से करिए। सर एकदम अच्छे से आ रहा है, अच्छी बात है। चलिए, थैंक यू। तो जरा जल्दी से जो मैंने क्वेश्चन सामने रखा है उसका आंसर दे दीजिए फटाफट। आर यू टॉट इंग्लिश बाय मोहन? चलिए संचित कर रहे हैं, आर यू टॉट इंग्लिश बाय मोहन। हाँ, और भी, और लोग भी आंसर दें। जल्दी जल्दी। और कोई बना रहा है? डज मोहन टीच यू इंग्लिश? अच्छा, निहारिका नमस्ते करके गायब हो गई है क्या? आर यू टॉट इंग्लिश बाय मोहन? निधि, इज इंग्लिश टॉट बाय मोहन टू यू? आर यू टॉट? राखी, आर यू टॉट? चलिए देखें जरा, एक डिफरेंट आंसर भी आया, हालांकि इसमें सेंटेंस वर्ड ऑर्डर जो है ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी एक डिफरेंट आया है। निधि का आंसर देखें जरा। पहली बात तो आपको ये समझना है कि अब यहां पर देखिए कि यहां दो ऑब्जेक्ट हैं, यू और इंग्लिश। मतलब यहां ये जो वर्ब है ये डाई ट्रांजिटिव है। अब जितनी पुरानी बातें आपको सिखाई पढ़ाई गई हैं वो सब यहां काम आएंगी। इसलिए जब तक मैं अच्छी खासी 70-75% पढ़ा नहीं लेता इंग्लिश, तब तक मैं एक्टिव पैसिव शुरू नहीं करता। अब यहां पर देखो दो ऑब्जेक्ट है, यू और इंग्लिश। और जब एक ही वर्ब के दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो उन्हें डाई ट्रांजिटिव कहा जाता है। और जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो एक को कहते हैं हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक को कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो पुराने विद्यार्थी हैं वो ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट सब बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं। ठीक है, अब देखें जरा। अब यहां पर चूंकि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए हमारे पास दोनों ऑप्शंस हैं कि हम चाहें तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में रख सकते हैं, पैसिव सब्जेक्ट के रूप में, या इंग्लिश को। तो इसका जो पैसिव बनेगा दो तरीके से बनेगा, एक बार इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, एक बार डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। तो आइए जरा पहले हम लोग पैसिव बनाते हैं, उसके बाद आगे की बात करते हैं। देखें, अब इसका एक पैसिव तो ये हो जाएगा कि जो आप बना रहे हैं बिल्कुल ठीक, कि आर ना, क्योंकि अब यू को हम ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बना के लेके आएंगे तो यू के साथ क्या आएगा, आर आएगा। तो आर यू, इसके बाद टी ए यू जी एच टी, टॉट, के बाद इंग्लिश बाय मोहन। ठीक है, अच्छा ये चर्चा भी मैंने आपसे की है, जो पुराने विद्यार्थी हैं, जब आप ऐसा करते हैं तो यहाँ का जो ऑब्जेक्ट है वो तो यहाँ आके खड़ा हो गया, और ये जो ऑब्जेक्ट है जहाँ है वही मौजूद है। तो हम जब डाई ट्रांजिटिव का पैसिव बनाते हैं तो जो ऑब्जेक्ट छोड़ दिया जाता है जहाँ है वहीं, उसे हम ग्रामर की भाषा में रिटेन्ड ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसकी भी चर्चा हो चुकी है। इसको ये क्या कहेंगे, इसको ये रिटेन्ड ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट जाकर पैसिव सब्जेक्ट बन गया और जो बच गया उसे हम कहेंगे रिटेन्ड ऑब्जेक्ट, ठीक ना। ओके, अब देखें जरा। और दूसरा हम इस इंग्लिश को लेके बना सकते हैं। तो दूसरा स्ट्रक्चर क्या होगा, इज
इंग्लिश। अब देखिए, क्योंकि पहले आप इंग्लिश को लेके आए, इंग्लिश क्या है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, इसलिए इज आया। अब यहां आर तो आ नहीं सकता, तो इज इंग्लिश, उसके बाद TAUGST, टॉट। अब यहां चूंकि एक परंपरा है कि जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सॉरी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में जाता है तो लोग टू का प्रयोग करते हैं, हालांकि वो ऑप्शनल है। कुछ लोग यहाँ टू लगाना पसंद करते हैं और कुछ लोग नहीं करते हैं, ठीक, आपकी मर्जी, आप चाहें, इसलिए मैं इसको ब्रैकेट में डाल दे रहा हूं। यहां टू का आना ऑप्शनल है, आप रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, इससे सेंटेंस की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गॉट इट? तो इज इंग्लिश टॉट यू बाय मोहन, ये देखिए, ये दूसरा तरीका। अब यहां पर चूंकि ये सब्जेक्ट बन गया था, ये जहां का तहां मौजूद था तो उसको कहे। अब यहां यू जहां है वहीं पड़ा हुआ है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, रिटेन्ड ऑब्जेक्ट। क्या कहेंगे, रिटेन्ड ऑब्जेक्ट, ठीक। अब सवाल ये है कि आपके मन में प्रश्न उठता है कि अगर एग्जाम में सर जी दोनों ऑप्शंस मौजूद हो तो दोनों सही है, तुम किसको चुने? अगर वहां पे ऑप्शन में बी एंड सी या ए एंड बी या बी एंड डी या ए एंड सी बोथ ऑप्शन है तो आप बोथ को चुनेंगे। और अगर बोथ ऑप्शन नहीं है, कोई एक ही ऑप्शन चुनना है, तो साहब इन दोनों में से ये वाला प्रेफरेबल है। संचित बाबू, आप उल्टा प्रेफरेबल बता रहे हैं, ये प्रेफरेबल है, ये नहीं। यूपीपीसीएस के सीसैट में यही किया, उसने एक डाइटेंटिव का पैसिव बनाया और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों ऑप्शंस दे दिए। भाई लोग क्लेम कर दिया आयोग से कि आपका पेपर में दो दो आंसर सही है, आपका पेपर ही गलत है। कोर्ट गए, कोर्ट ने दौड़ा लिया। इतनी बेसिक बात आपको नहीं पता है तो आप पीसीएस बनने कैसे आ गए? भाई सिंपल सी बात है कि अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों से पैसिव बना के आपके सामने रखा जाए कि चूज द बेटर वन, you will go with indirect object. Why? Because indirect objects are mostly living things, and again mostly persons. वो हमेशा किसी पर्सन को डिनोट करने वाले प्रोनाउंस होंगे, यू, आई, ही, शी, मतलब मी, हिम, यू, देम। और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो मोस्टली, नॉट एवरी टाइम, मोस्टली नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। अब मुझे बता दो कि भगवान ने जब ये दुनिया बनाई तो नॉन लिविंग थिंग्स बनाई किसके लिए? लिविंग थिंग्स के लिए, जिनमें प्राण है, जिनमें जान है, वो उनका इस्तेमाल करते हैं, जिनमें जान नहीं है। तो ये कहा गया कि आप दोनों तरीके से पैसिव बना सकते हैं, लेकिन अगर बेटर वन चुनना है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से जो पैसिव बनेगा वो बेटर होगा। सुनाई दिया? ठीक, बोले? ठीक है। तो अब अगर दो दो ऑब्जेक्ट होंगे तो संभाल लीजिएगा। और ये जो मैंने कहा है, किसी एग्जाम में पार्ट्स ऑफ स्पीच से जुड़ा हुआ अगर पूछ दे कि रिटेन्ड ऑब्जेक्ट पहचानो, तो पहचान लीजिएगा। रिटेन्ड ऑब्जेक्ट की बात तभी होगी जब आप किसी वर्ब को पैसिव में बदलेंगे, ऐसी वर्ब को जो डाइट्रांजिटिव है, जहां एक के बजाय दो ऑब्जेक्ट हैं। इज दैट क्लियर? हाँ, समझ में आ रही बात ना? आनंद आ रहा है ना? भाई ऑनलाइन में बहुत कम पढ़ाता हूँ, ठीक है। अब पढ़ाता तो ही, प्रैक्टिस प्रैक्टिस वगैरह अलग बात है। क्लास लाइव लेना, आप तक अपनी बात पहुंचाना थोड़ी चुनौती है। तो आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा। फटाफट नोट करिए, थोड़ा सा मैं पानी पी लूं। चलें, अब देखिए जरा,
सिंगल इंट्रोगेटिव मतलब क्लोज्ड क्वेश्चंस का पैसिव बना तो आप सीख गए। अब चलिए जरा ओपन क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, डबल इंट्रोगेटिव की ओर चलते हैं। तो डबल इंट्रोगेटिव में होगा क्या भाई, क्या होगा कि वहां पर WH वर्ड्स आएंगे, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हु। तो अब देखिए जरा, जैसे मान लीजिए आ गया, अच्छा ये बेसिक्स में इसी टेंस के भरोसे, मैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के भरोसे ही सारे बेसिक्स बता दे रहा हूं, ताकि आगे के टेंस में बार बार इतना मैं चिल्ला के गला नहीं फाड़ूंगा। कॉन्सेप्ट अभी तैयार कर लीजिए अब कैसे क्या होगा। अब आ जाए कि वाई डू यू, ठीक है, वेस्ट टाइम, वाई डू यू वेस्ट टाइम, समय निरर्थक क्यों गंवाते हो। अब यहां चूंकि आ गया WH वर्ड, तो आपको पता है कि चाहे एक्टिव हो, पैसिव हो, सब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, WH वर्ड कहता है कि सबसे पहले हम ही रहेंगे, आंधी हो या तूफान, WH खड़ा है सबसे पहले सीना तान, तो ये हमेशा पहले आते हैं। तो पहला काम तो आपको ये करना है कि इन भाई साहब को लिख देना है चुपचाप, वाई, ठीक। अब आगे की सोच, अब यहां पर देखो, तो यहां पर सब्जेक्ट कौन है, यू, ऑब्जेक्ट कौन है, टाइम। आइए एक सॉल्व कर देता हूं, फिर उसके बाद आप कोशिश करिएगा, ठीक है। अब यहां पर टाइम इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इज, वाई इज टाइम, वाई इज टाइम, ठीक है। उसके बाद वेस्टेड बाय यू, हो गया पैसिव। हाँ किसी ने उत्तर दिया है, संचित करें कि वाई इज टाइम वेस्टेड बाय यू, हाँ ठीक है, बन गया पैसिव। अब कुछ भी आ जाए, पहला काम ये करना है कि जो ये वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, ये जब आए तो पहले उनको टिका दीजिए कि लो भैया तुम खड़े हो जाओ लाइन में, पंक्ति में पहले, ठीक है। अब चलिए फटाफट आप थोड़ा सा मुझे करके दिखाइए। अब मैं मान लीजिए लिख दूं कि हाउ डज शी मेक दीज टॉयज, चलो रे फटाफट चेंज द पैसिव, हाउ डज शी मेक दीज टॉयज। चलें रिस्पॉन्स करें अपना, है ना, प्रैक्टिस और पढ़ाई साथ साथ। हाउ डज सी मेक दीज टॉयज, ये टॉयज है, लॉयज नहीं है, टॉयज, टॉयज, ठीक। रिस्पॉन्स करिए। निधि कह रही हैं हाउ आर दीज टॉयज मेड बाय हर, चलिए और राखी, हाउ आर दीज टॉयज मेड बाय हर, हाँ बिल्कुल ठीक है। पहले आप हाउ को उतार दीजिए, लिख दीजिए हाउ, इसके बाद अब ऑब्जेक्ट यही है ना, दीज टॉयज, ये इधर आएगा, यहाँ पे आर, उसके बाद दीज, के बाद टॉयज ना। अब मेक का थर्ड फॉर्म मेड, फिर एजेंट लेके आओ बाय ना, और ये सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर। वेरी गुड, शाबाश। हाउ आर दीज टॉयज मेड बाय हर, दीज का दोज होगा क्या नहीं राखे, दीज का दोज, दिस का दैट, टुडे का दैट डे, ये सारी बातें नरेशन का हिस्सा है। जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बदलती हो तो वहां पर ये दिस दैट दिस दोज टुडे दैट डे की बात होती है। एक्टिव पैसिव में ऐसे
कोई परिवर्तन नहीं होते। आपका पूरा का पूरा फोकस बस वर्ब बी और पास्ट पार्टिसिपल पे होना चाहिए, वर्ब बी और पास्ट पार्टिसिपल। इज दैट क्लियर? चलिए